Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम डॉक्टर हिमानी सिंह है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट GLA यूनिवर्सिटी मथुरा में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आपके सामने जिस विषय को लेकर आई हूँ उस विषय का नाम है परिवर्तन और विकास के माध्यम से संगठनात्मक उत्कृष्टता, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस थ्रू चेंज एंड डेवलपमेंट। आज का व्याख्यान जो है वह है सार्वजनिक क्षेत्र व्यवसाय और पारिवारिक स्वामित्व व्यवसाय में ओडी हस्तक्षेप, यानी कि गवर्नमेंट या आप कहिए पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस और फैमिली ओन्ड बिजनेस में क्या रेलेवेंस है, क्या प्रासंगिकता है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की। इस सत्र के अंत तक हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, इसमें आप जानेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय आखिर होते क्या हैं और इनके क्या उद्देश्य हैं। साथ ही साथ हम इसमें यह भी बात करेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय के लिए ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट यानी कि ओडी संगठनात्मक विकास की क्या आवश्यकता है और ऐसे कौन से संगठनात्मक विकास के हस्तक्षेप हैं जो आप लगाकर सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायों को आगे लेके जा सकते हैं। इसके अलावा हम इस सत्र में बात करने वाले हैं कि पारिवारिक स्वामित्व वाले व्यवसाय क्या होते हैं, यानी कि फैमिली ओन्ड बिजनेस सेटिंग क्या है। साथ ही साथ हम समझेंगे कि इसके उद्देश्य क्या है और हम यह भी जानेंगे कि कौन से ओडी इंटरवेंशंस यानी कि संगठनात्मक विकास के हस्तक्षेप हम लगा सकते हैं जिससे कि हम पारिवारिक स्वामित्व वाले व्यवसायों को भी आगे बढ़ा सकें और उन्हें और दक्ष बना सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले समझते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन या व्यवसाय आखिर होते क्या हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं। तो अगर हम बात करें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों या फिर व्यवसाय की, तो इसमें सरकारी स्वामित्व वाले संगठन आते हैं। अब जब हम सरकारी स्वामित्व वाले संगठनों की बात कर रहे हैं तो इसमें विभिन्न स्तर के, चाहे वह संघीय हो, राज्य स्तर पर हो या फिर स्थानीय स्तर पर हो, स्कूल, अस्पताल और भी जितने संस्था जो कहीं ना कहीं सार्वजनिक क्षेत्र के लिए हैं, पब्लिक सेक्टर के लिए हैं, उनको हम बताते हैं कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय या संगठनों में आते हैं। अब अगर हम देखें तो इनका एक मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायों का होता है कि वह सार्वजनिक हित की बात करें। सार्वजनिक हित में ही जो भी रणनीतियां लेकर आते हैं वह वो सार्वजनिक हित के लिए ही बनाएं। यह तो उनका प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके अलावा जब हम उद्देश्य की बात करें तो हम इसको थोड़ा सा और इस पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया कि लोक कल्याण या फिर सार्वजनिक हित की बात होती है, तो हम सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है लोक कल्याण, कि हम अपने नागरिकों को, अपने देश के नागरिकों को हर एक संसाधन मुहैया करवाएं कि जिससे उनके पास अलग अलग तरीके की चीज़ें हों, अलग अलग उत्पाद हों, अलग अलग प्रोडक्ट्स सर्विसेज उनके पास तक पहुंच पाएं। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यानों की, सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय की, तो उसमें बात होती है इक्विटी और पहुंच, यानी कि इक्विटी एंड असेसिबिलिटी। हम जब लोक कल्याण की बात कर रहे हैं तो हमारा एक उद्देश्य और होता है कि देश के हर नागरिक के पास हम अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को मुहैया करवाएं, चाहे वो किसी भी जाति से हो, चाहे वो किसी भी लिंग से हो, चाहे और भी रिलीजन, अलग अलग चीज़ों के ऊपर डाइवर्सिटी में हो। तो हम कोशिश करते हैं, या आप कहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायों का
प्रमुख उद्देश्य होता है कि हर एक के पास समान रूप से, समानता से हर चीज को उपलब्ध कराना। सिर्फ यही नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय या फिर ये कहिए पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वह नियामक निरीक्षण के लिए भी होती हैं, यानी कि रेगुलेटरी कंप्लायंसेस बनाती हैं कि किस प्रकार के नियम होने चाहिए किसी भी देश में, किस प्रकार की प्रणालियां आनी चाहिए जिससे कि विकास हो। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय की, तो इनका एक मेन फोकस होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर, यानी कि आर्थिक स्थिरता पर। यह इस प्रकार के उद्यमों पर ज़्यादा फोकस करते हैं जो देश को आर्थिक स्थिरता प्रदान करें, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आए, जो कहीं ना कहीं जीडीपी बढ़ाए किसी भी देश का, क्योंकि अगर जीडीपी बढ़ेगा तो पूरा देश विकसित हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, जब हम सार्वजनिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस साथ ही साथ सामाजिक न्याय की भी बात करते हैं, और इसके साथ हम जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाने की भी बात करते हैं। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। देखिए, जब हम पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में हमारा मेन उद्देश्य या फिर मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम सार्वजनिक हित की बात करें। और सार्वजनिक हित में हम किसकी बात कर रहे हैं? अपने देश के नागरिकों के हित की बात कर रहे हैं। तो जब हम देश के नागरिकों के हित की बात कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि जो भी हम प्रणालियां बनाएं, जो भी हम पॉलिसीज बनाएं, जो भी हम रूल्स बनाएं, तो वह बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो, वे बहुत ही पारदर्शिता से बनाए गए हों और उन तक पहुंचे कि ये रूल, ये प्रोसेस ऐसा क्यों है। तो यह भी एक मुख्य उद्देश्य है किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय का। इसके अलावा जब हम पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो सस्टेनेबिलिटी पर, यानी कि स्थिरता आप बोलिए या वहनीयता बोलिए, उस पर बहुत फोकस हो रहा है। आजकल जब हम इस ज़माने में हैं जहां पर एसडीजी की बात हो रही है, एजेंडा 2030 की बात हो रही है, तो हमारा देश या कोई भी देश अगर हम बात करें तो वह यह चाहता है कि उसका देश एक सस्टेनेबल नेशन बने। सस्टेनेबल नेशन का मतलब कि जो भी संसाधन हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए, सर्विसेज के लिए, वो हम अपनी फ्यूचर जनरेशंस, आगे आने वाली जनरेशंस के लिए भी कुछ चीज़ें छोड़ के जाएं। उनके लिए एक ऐसा वातावरण बनाएं जो उनके लिए सुखद हो, जो उनके लिए अच्छा हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात करना भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस का एक बहुत ही अहम उद्देश्य हो गया है। वह कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कौन कौन सी प्रैक्टिसेस, कौन कौन सी प्रणालियों को बनाया जाए जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। सिर्फ यही नहीं, हम इसमें सिविक एंगेजमेंट की भी बात करते हैं, यानी कि नागरिक भागीदारी की हम कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर हम भारत का ही एक उदाहरण लें तो हम कोशिश करते हैं कि जैसे भारत एक डेमोक्रेटिक नेशन है, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर सबको अपने विचार व्यक्त करने की छूट है। तो ऐसे वातावरण में हम चाहेंगे कि जितने भी नागरिक हैं वो भी विकास में अपना श्रेय दें, अपने सोच बताएं, अपने नवाचार बताएं, जिससे कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो किसी भी नेशन का। और ये सब पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। तो चलिए छात्रों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय निजी क्षेत्र के व्यवसाय से कैसे भिन्न हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कैसे भिन्न होती है प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन से। तो अगर हम सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय की बात करें तो जैसा अभी हमने बात करी कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक हित, यानी कि सेवा वितरण, साथ ही साथ सार्वजनिक कल्याण की बात करते हैं, जनहित की बात करते हैं अपने सर्विसेज के थ्रू, अपनी सेवाओं के थ्रू, अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू। लेकिन वहीं पर अगर हम निजी क्षेत्र के व्यवसाय की बात करें तो उनका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ अधिकतमीकरण, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। उनको लोक कल्याण से में इतना इंटरेस्ट नहीं है,
उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि किस प्रकार से वो अपने प्रॉफिट को, अपने लाभ को बढ़ा सकें। अगर इसके अलावा हम इसमें भिन्नता की बात करें तो निर्णय लेने या कहां से संसाधन आते हैं, इसमें भी दोनों व्यवसाय भिन्नता रखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहां पर जो भी बजट आता है वो आता है टैक्स पेयर से, यानी कि करदाताओं के पैसे से, या फिर फंडिंग होती है गवर्नमेंट एजेंसीज से। लेकिन अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि निजी क्षेत्र के व्यवसाय की, तो वहां पर उनके पास धन आता है उनकी इन्वेस्टमेंट से, उनके निवेशों से, उनके सेल्स रेवेन्यू से, और वही धन को वो आगे अपने व्यवसाय को बढ़ाने में इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय में बहुत ही कठोर पदानुक्रम होता है, एक रिजिड हायरार्की होती है, अलग अलग स्तर होते हैं और बड़ा ही क्लैरिटी होती है, स्केलर चेन फॉलो होता है कि कौन किस चीज के लिए कैसे जिम्मेदार है। जैसा कि मैंने बोला कि पदानुक्रम बहुत सारे होते हैं, स्तर बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप देखेंगे कि निर्णय लेने की जो गति होती है वह बहुत धीरे होती है। लेकिन वहीं पर आप निजी क्षेत्र के व्यवसाय में देखेंगे कि वहां पर बहुत ही एजाइल स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि चुस्त संरचनाएं हैं, एजिलिटी है। सिचुएशन के हिसाब से वो अपने लेवल्स को बदलते रहते हैं, स्तरों को बदलते रहते हैं। वहां रिजिड पदानुक्रम, बहुत ही कठोर पदानुक्रम आपको नहीं मिलेंगे। तो वहां पे निर्णय लेना या आपका ये निर्णय लेने की गति थोड़ी बढ़ जाती है, तो जल्दी निर्णय लिए जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर हम नवाचार की भी बात करें तो आप देखेंगे कि बहुत जगह निजी क्षेत्र के व्यवसाय नवाचार, रचनात्मकता को बहुत महत्व देते हैं। अगर हम एक कंपैरिजन करें, मैं यहाँ यह नहीं कह रही कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में नवाचार की बात नहीं होती, लेकिन हाँ, अभी भी बहुत से पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर हम रचनात्मकता को बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं बना रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उत्पादकता में, प्रॉफिटेबिलिटी में गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में कमी पाई जा रही है। और वहीं पर प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि निजी क्षेत्र के व्यवसाय आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वह रचनात्मकता, इनोवेशन लैब्स की बात करते हैं। सिर्फ यही नहीं, जब हम यह बात करें कि किसको या किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जाता है, तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायों में आप देखेंगे कि सरकार, नागरिकों और भी जितने अलग अलग समूह हैं उन पर फोकस ज़्यादा रहता है कि कैसे उनका कल्याण हो। लेकिन वहीं पर निजी क्षेत्र के व्यवसाय जो होते हैं वह अपने ग्राहकों को और अपने शेयर होल्डर्स को सबसे ऊपर रखते हैं और उन्हीं के मुनाफे की बात के बारे में सोचते हैं। हाँ, अपना मुनाफा भी साथ में सोचते हैं। तो यह कुछ भिन्नता है दोनों ही क्षेत्रों के व्यवसाय में। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में ओडी की प्रासंगिकता क्या है, रेलेवेंस क्या है, क्यों हम बात कर रहे हैं कि हाँ, अगर हमें आगे विकास करना है अपने पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में, तो कहाँ पर ओडी हमें मदद कर सकता है, कौन से ओडी हस्तक्षेप हम लाएंगे वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि ओडी हमें कैसे मदद कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूं, क्योंकि अभी तक हम ओडी के बहुत सारे इंटरवेंशंस पढ़ चुके हैं, पिछले कुछ व्याख्यानों में हम ये देख चुके हैं कि किस प्रकार से ओडी को लागू किया जाता है और हम अपने क्षेत्रों में विकास कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जैसा कि हम जानते हैं कि संगठनात्मक विकास की जो रणनीतियाँ होती हैं वह किसी भी संगठन को और भी दक्ष बनाती हैं, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज करती हैं, उनकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज करती हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता बढ़ाती हैं। तो यहाँ पर भी हम अगर
अपने ओडी इंटरवेंशंस को लेकर आते हैं तो हम पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस जो कहीं ना कहीं अभी जूझ रही हैं, बहुत ज़्यादा दक्ष नहीं हो पा रही हैं या उत्पादकता में अभी भी कमी आ रही है, प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रही हैं, तो अगर हम ओडी इंटरवेंशंस यहाँ लाएंगे तो हम अपने संगठनों को, अपने सार्वजनिक संगठनों को और भी ज़्यादा दक्ष और प्रभावपूर्ण और उत्पादकता बढ़ा सकते हैं उनकी। सिर्फ यही नहीं, बदलते वातावरण के हिसाब से सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायों ने भी यह समझ लिया है कि हाँ, उनको भी परिवर्तन लाना पड़ेगा। अगर परिवर्तन लाना है तो एक संरचित या आप कहिए कि स्ट्रक्चर्ड वे में आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, यानी कि चेंज मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। अब आप यहाँ पर, जैसा कि पिछले व्याख्यानों में हमने लेविन्स चेंज मॉडल की बात करी, हमने अडकर मॉडल की बात करी, हमने रोनाल्ड लिपिट्स मॉडल की बात करी, तो इनमें ये जितने भी मॉडल हैं आप इनको गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम ओडी इंटरवेंशंस यहाँ लाते हैं या क्या रेलेवेंस है, तो यह मदद करता है हमें नेतृत्व और कार्यबल विकास में, अपनी वर्कफोर्स को और भी ज़्यादा विकसित करने में, प्रशिक्षित करने के लिए। साथ ही साथ हम बात करते हैं इसमें कि सार्वजनिक विश्वास और जवाबदेही बढ़ती है। देखिए, जैसा मैंने बोला कि सार्वजनिक विश्वास, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस किसके लिए है? सबके लिए। जब हम वहां पे लोक कल्याण की बात कर रहे हैं, अपने नागरिकों के कल्याण की बात कर रहे हैं, तो नागरिकों में विश्वास पैदा करना अपने संगठन के बारे में बहुत ज़रूरी है। और वह तभी पैदा होगा जब आप एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को इस प्रकार से उनके सामने रखेंगे कि जो भी चीज़ें हैं वो उसकी जवाबदेही रखते हैं। अभी बहुत से संगठनों में यह पाया जाता है कि ग्राहक बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता है वहाँ से सेवाएं लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, वो ग्राहक केंद्रित संगठन नहीं है। तो आप विश्वास तभी जीत सकते हैं अपने ग्राहकों का जब आप एक कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे। तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में हमें ओडी के माध्यम से उनको कस्टमर सेंट्रिक या कस्टमर फोकस भी लाना पड़ेगा। साथ ही साथ, जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे बात करी थी कि निजी क्षेत्र के व्यवसायों में देखा गया है कि नवाचार, नए विचारों को, नई तकनीक को, रचनात्मकता को बहुत महत्व दिया जाता है। तो अगर हम पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में भी इसकी बात करेंगे ओडी के माध्यम से, तो हम और आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप यह भी देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायों में कि कर्मचारी नौकरी तो ज्वाइन करते हैं, नौकरी पर जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा संलग्न नहीं हो पाते हैं अपने काम से, अपनी नौकरी से। वह बहुत सी जगहों पर तो आप देखेंगे कि वह सिर्फ कार्य करने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ओडी के माध्यम से आप कर्मचारी संलग्नता को बढ़ा सकते हैं। उसमें भी आप मेंटोरशिप प्रोग्राम, कोचिंग प्रोग्राम्स, अभी हम उस पर आगे बात करेंगे, आप उन प्रोग्राम्स के थ्रू उस चीज़ को और बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे देखिए ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगर कर्मचारी बहुत ज़्यादा संलग्न होगा अपने कार्य में, तो वह पूरी कोशिश करेगा कि उसके जो भी ग्राहक हैं उनको पूर्ण संतुष्टि मिले। जब ग्राहक को पूर्ण संतुष्टि मिलेगी, तो ग्राहक जब खुश होगा तो वह उस संगठन के बारे में अच्छा सोचेगा, उस संगठन में और ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये पूरा एक चक्र है। तो अगर आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों पर ओडी के माध्यम से अगर इस पर जोर देंगे, तो आप सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायों में भी एक अच्छा विकास ला सकते हैं और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को और मजबूत कर सकते हैं। अपने देश की आर्थिक स्थिति को बहुत ही ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ पे भी मैं बात करूंगी कि ओडी के माध्यम से, जैसा कि हम जब भी ओडी की बात करते हैं तो वह एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है, वह एक टीम वर्क होता है, वह सिर्फ एक व्यक्तिगत या एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। तो अगर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में भी और ज़्यादा
कोलैबोरेशन बढ़ेगा अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग विभागों के बीच में। तो आप सोचिए, जब सारे विभाग मिलकर साथ में कार्य करेंगे तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने आप को बहुत ही और ज़्यादा सशक्त कर सकते हैं। साथ ही साथ संगठनात्मक पुनर्गठन का समर्थन भी आप सीख सकते हैं ओडी के द्वारा। और इसके अलावा जब हम बात कर रहे हैं लोक कल्याण की, जब हम बात कर रहे हैं अपने देश के नागरिकों के हित की, तो उस देश में, जैसा कि अगर मैं उदाहरण के तौर पे भारत की ही बात करूं, तो अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग लिंग, अलग अलग आयु, अलग अलग जाति, अलग अलग रिलीजन के लोग साथ में कार्य करते हैं। तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को आप ऐसे स्थापित करिए कि आपके संगठन में कार्यबल विविधता दिखे। तो वह भी आप ओडी के माध्यम से कर सकते हैं, जैसा कि हमने अभी एक सत्र में बात करी थी कि कार्यबल विविधता के हस्तक्षेप क्या होते हैं। तो कार्यबल विविधता के हस्तक्षेपों को लाकर आप इस पर भी बहुत जोर दे सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि शायद आपको समझ आया होगा कि क्यों पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायों में ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की क्या प्रासंगिकता है, क्या रेलेवेंस है। अब हम बात करेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए ऐसे कौन से ओडी हस्तक्षेपों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें बात करूंगी आपसे प्रक्रिया पुनर्रचना और लीन प्रबंधन की, यानी कि प्रोसेस री इंजीनियरिंग और लीन मैनेजमेंट। जब हम प्रोसेस री इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, तो अभी कुछ देर पहले जब हम बात कर रहे थे कि क्यों ओडी या संगठनात्मक विकास रेलेवेंट है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में, तो हाँ, हमें समझ आया कि बहुत सी जगहों पर प्रक्रियाओं में दिक्कत है, प्रोसेसेस में दिक्कत है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं कि अगर हमें किसी बैंक में, किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में अपना खाता खुलवाना है, तो बहुत सारा टाइम लग जाता है एप्लीकेशन में। तो अगर हम उस तरीके की प्रणालियों पर फोकस करें कि क्यों समय लग रहा है, क्यों प्राइवेट सेक्टर में उतना समय नहीं लगता, क्यों पब्लिक सेक्टर में इतना ज़्यादा समय लग रहा है उसी कार्य के लिए, तो कहाँ पर प्रोसेसेस में प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर हम प्रक्रियाओं पर जोर देंगे कि कहाँ हम उसको री इंजीनियर कर सकते हैं या उस प्रक्रिया की पुनर्रचना की जा सकती है, किस प्रकार से जहाँ पे ज़्यादा समय लग रहा है उस समय को घटाया जा सकता है और उस प्रक्रिया को और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है, इसको हम कहते हैं प्रोसेस री इंजीनियरिंग। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ पर हम प्रोसेस री इंजीनियरिंग लगाकर अपनी प्रक्रियाओं को और बेहतर बना सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, लीन मैनेजमेंट का भी इस्तेमाल कीजिए आप। इस प्रबंधन तकनीक में हम यह देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमारा वेस्टेज बहुत हो रहा है और उस वेस्टेज को कम करते हुए हम अपनी उत्पादकता को बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। तो लीन मैनेजमेंट या लीन प्रबंधन आपको यह बताएगा, उसकी मदद से आप यह समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जगहों पर जो चीज़ें अनुपयोगी हैं उनको कम करके आप अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, अपने संगठन की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं और अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इंटरवेंशन लगा के आपको बहुत फायदा होगा अगर आप पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के विकास की बात कर रहे हैं। अब हम दूसरी इंटरवेंशन या हस्तक्षेप की बात करेंगे, जो कि है परिवर्तन प्रबंधन कार्यक्रम, यानी कि चेंज मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमने चेंज मॉडल्स पढ़े थे, उन चेंज मॉडल्स में हमने लेविन्स का 3 स्टेज मॉडल पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से अनफ्रीजिंग स्टेज, चेंजिंग स्टेज और रीफ्रीजिंग स्टेज होती है। तो ये छोटे छोटे मॉडल्स जो बहुत ही सिंपल मॉडल्स हैं, या अटकर मॉडल हुआ या मैकेंजी 7S मॉडल हुआ, आप इन मॉडल्स के द्वारा किसी भी पब्लिक सेक्टर संगठन में दिक्कतों का डायग्नोज कर सकते हैं कि ये दिक्कतें क्या हैं, कैसे हैं, कौन से परिवर्तन आने चाहिए और किस प्रकार से उन परिवर्तनों को लागू किया जाना चाहिए। तो चेंज मैनेजमेंट प्रोग्राम्स आपको एक प्रक्रिया बताते हैं, जिस प्रक्रिया के तहत आप अपने संगठन में, अपने
पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में कोई भी परिवर्तनों को अच्छे से ला सकते हैं। जैसे एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है जब हम परिवर्तन लाते हैं, हमारे पास संसाधन है, हमारे पास तकनीक है, सब चीज़ें हैं, लेकिन हमारे जो कार्यबल है, हमारी जो वर्क फोर्स है, वो विरोध कर रही है, वो प्रतिरोध कर रही है। तो चेंज मैनेजमेंट प्रोग्राम्स आपको यह सिखाते हैं कि किस प्रकार से उस प्रतिरोध का सामना करते हुए, अपने लोगों को साथ लेते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जो हमने मॉडल्स की बात करी, आप उन मॉडल्स को इस्तेमाल करिए इसमें। साथ ही साथ हम बात करते हैं इसमें प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली का, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। पाया गया है कि गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में हम जब प्रदर्शन की बात करते हैं या ये कहिए प्रदर्शन प्रबंधन की बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्किल्स पर फोकस नहीं किया जाता, कॉम्पिटेंसीज पर फोकस नहीं किया जाता। बहुत सी जगह यह पाया गया है। केपीआई बनाइए, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, हर जॉब के लिए, चाहे वो निचले स्तर का प्रबंधन हो या मध्यम स्तर का या टॉप लेवल मैनेजर हो, शीर्ष प्रबंधक, तो हर लेवल के लिए आप अलग अलग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बनाइए कि अगर मार्केटिंग मैनेजर है तो मार्केटिंग मैनेजर के लिए जब हम इसका प्रदर्शन मापेंगे तो यह 10 चीज़ें हम देखेंगे। अभी बहुत सी जगहों पर तो लोगों को प्रमोशन सिर्फ और सिर्फ सीनियरिटी के बेसिस पर या उनको कितने साल हो चुके हैं उस संस्था में, उसी के बेसिस पर मिल जाता है। तो इसमें देखिए अच्छी चीज़ है, वो किसी संस्था के साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो संस्था में कोई नया विचार नहीं ला रहे, रचनात्मकता नहीं लेकर आ रहे हैं, नई चीज़ें नहीं लेकर आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को अगर आप हमेशा आगे बढ़ाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपके संगठन बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे। और इससे जो नए लोग आते हैं जिनके पास बहुत ही ज़्यादा अच्छे विचार, अच्छी खुली सोच, नए विचार, रचनात्मकता होती है, वह जब इस तरीके की चीज़ें अपने वातावरण में देखते हैं तो उनकी भी सोच खत्म हो जाती है। तो इसलिए आप इस प्रकार की प्रणाली बनाइए जिसमें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर फोकस किया जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और ओडी के हस्तक्षेपों की बात करते हैं जो आप लगा सकते हैं। वह है सार्वजनिक क्षेत्र इनोवेशन लैब्स। अगर हम ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, इन देशों की बात करें तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है किसी भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को आगे बढ़ाने के लिए। तभी आप देखेंगे कि यह कंट्रीज जो हैं वो बहुत आगे बढ़ रही हैं। वहाँ पर इनोवेशन लैब्स को पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या करते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग विभाग से लोगों को साथ में लाकर इनोवेशन लैब्स में कार्य करवाते हैं और करवाते हैं कि किस प्रकार से नई चीज़ें वो लेकर आ पाएँ जनहित के लिए, लोक कल्याण के लिए। जो प्रॉब्लम्स हैं पब्लिक की, उन प्रॉब्लम्स के लिए किस प्रकार के प्रोडक्ट्स, किस प्रकार की सर्विसेज आए कि वह प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं। तो इनोवेशन लैब्स का अगर डेवलपमेंट होगा तो बहुत फ़ायदा मिलेगा हमारे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को और आगे बढ़ने के लिए। इसके अलावा एक और ज़रूरी इंटरवेंशन की बात मैं करूंगी, वह है कर्मचारी सहभागिता एवं संस्कृति निर्माण की, यानी कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड कल्चर बिल्डिंग। जैसा भी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि प्रदर्शन प्रबंधन में क्योंकि नए लोगों के विचारों को बहुत महत्व नहीं दिया जाता, उन्हें पता है कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो उनको उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहना पड़ेगा, सीनियरिटी के बेसिस पर प्रमोशन होगा, स्किल्स के बेसिस पर नहीं होगा। तो ये क्या हुआ, उस संगठन की संस्कृति ही ऐसी बन गई। तो हमें संस्कृति में बदलाव लाना है, कल्चर में चेंज लेकर आना है, और वह सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो सकता है जब आप अपने कर्मचारियों को और ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे डिसीजन मेकिंग में। अगर सिर्फ शीर्ष प्रबंधक ही हर बार निर्णय लेंगे हर चीज़ का, मैं यह नहीं बोल रही कि शीर्ष प्रबंधक काबिल नहीं हैं, वे बहुत काबिल हैं, वह उस स्थान पर पहुंचे हैं क्योंकि उनमें काबिलियत थी, लेकिन साथ ही साथ बाकी लोगों को भी देखिए
कि संगठन में और भी कुछ लोग हो सकते हैं जो शायद मध्यम स्तर पर हो, जो शायद निचले स्तर पर हो, लेकिन वो बहुत काबिल हैं, उनके पास बहुत अच्छी सोच है, तो उसका इस्तेमाल करिए। तो सब लोगों को इन्वॉल्व करिए, रिप्रेजेंटेशन लेकर आइए हर अलग अलग ग्रुप्स में से, जिससे कि सहभागिता बढ़ेगी, और सहभागिता बढ़ेगी तो नए विचार आएंगे संगठन में। सिर्फ एक जैसी सोच रखने वाले लोग ही संगठन को आगे नहीं लेके जाएंगे। क्या होता है जब एक जैसी सोच रखने वाले लोग संगठन को आगे लेके जाते हैं, तो संगठन की सोच या कहिए कि उसकी पूरी संस्कृति में ही एक नैरोनेस आ जाती है, संकुचित हो जाती है सोच। तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा वातावरण को नहीं देख पाते। अगला ओडी इंटरवेंशन जिस पर मैं बात करूंगी वह है विविधता और समावेशन की पहल, यानी कि डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इनिशिएटिव्स। इस पर मैं बार बार आपसे बात कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि जब हम पब्लिक सेक्टर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय की बात कर रहे हैं, तो हम जब सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर को इंक्लूड कर रहे हैं, तो हम ये कैसे भूल जाते हैं कि हमें हर जाति हर धर्म के लोगों को भी अपने संगठन में जगह देनी पड़ेगी। तो इसलिए डाइवर्सिटी इक्विटी पर बात करिए, और साथ ही साथ इसमें फ़ायदा क्या है? इसमें फ़ायदा है हम अपने एजेंडा 2030 के करीब जाते हैं, क्योंकि 2030 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एक अहम गोल है जो कि बात करता है डाइवर्सिटी, इंक्लूजन और इक्विटी पर। तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में अगर हम ओडी के माध्यम से, ओडी इंटरवेंशंस के माध्यम से हम लोगों को ट्रेन कर पाएँ, हम प्रबंधकों को प्रशिक्षित कर पाए कि किस प्रकार जब वे चयन करते हैं लोगों का, तो कैसे वो ध्यान रखें कि उन्हें डाइवर्स पर्सपेक्टिव के लोग चाहिए, सिर्फ एक ही तरीके के लोग उन्हें नहीं रखने। तो उन्हें हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, हमें समझाना पड़ेगा, हमें प्रशिक्षित करना पड़ेगा कि किस प्रकार से कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स को वो देखा करें जिससे कि उनके पास एक डाइवर्स वर्कफोर्स स्थापित हो। चलिए छात्रों, आगे समझते हैं कि और क्या किया जा सकता है ओडी इंटरवेंशंस के माध्यम से। तो अगर हम ओडी इंटरवेंशन की बात करें तो कोलैबोरेटिव गवर्नेंस और क्रॉस एजेंसी टीम्स की बात की जा सकती है, यानी कि विभागीय विभाजन किया जाए और साथ ही साथ क्रॉस फंक्शनल टीम्स को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए। अभी के पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, हम क्रॉस नहीं करते अपने विभाग से दूसरे विभाग में। बहुत स्ट्रिक्ट कंपार्टमेंट्स रहते हैं कि अगर मैं एक विभाग का हूं तो मैं उसी विभाग में रहूंगा, जितने भी साल वहां पे नौकरी करूंगा। तो नहीं, अगर हमें आगे बढ़ना है तो ओडी के माध्यम से हमें क्रॉस फंक्शनल टीम्स की बात करनी पड़ेगी, हमें क्रॉस एजेंसी टीम्स की बात करनी पड़ेगी, जिस प्रकार प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। जॉब रोटेशन होता है वहां पर, जैसे कि एक कर्मचारी जो कुछ समय के लिए एक कार्य पर है तो कुछ समय के बाद उसे दूसरे कार्य पर भेजा जाएगा, जिससे कि उसकी कार्य क्षमता में विभिन्नता आए, वह और ज़्यादा सक्षम बने और अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए। तो जब हम बात करते हैं कि हाँ हमें आगे बढ़ना है तो हमें इसकी बेहद ज़रूरत है। तो क्रॉस फंक्शनल टीम्स की बात करिए, क्रॉस फंक्शनल टीम्स इंटरवेंशंस की बात करिए और उन्हें लागू करिए। साथ ही साथ नीति प्रभाव आंकलन कार्यक्रम हमें लाने चाहिए, यानी कि पॉलिसी इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोग्राम। अभी क्या होता है, बहुत सारी जगहों पर जब पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस की बात होती है वह अपनी नीतियां ले आते हैं, अपनी प्रणालियां बना देते हैं, लेकिन उसके आंकलन की बात नहीं होती कि क्या वह नीतियां, क्या वह नीति, क्या वह प्रणाली वाकई में नागरिकों के हित के लिए है या सिर्फ कुछ लोगों की सोच यह मानती है कि हित हो रहा है तो है। तो असेसमेंट नहीं हो पा रहा है, आंकलन नहीं होता, यह गलत है। तो ओडी के माध्यम से आप हर नीति, हर प्रणाली का अच्छे से आंकलन करिए ना, कि वाकई में ये चीज़ सही भी है या नहीं। बहुत सारी जगह पर आप देखेंगे कि ऐसी नीतियां बनी हुई हैं जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है शायद, या उसके होने या ना होने से कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। तो हमें यह देखना है कि अगर फ़ायदा हो रहा है तभी विकास होगा, नहीं तो कोई विकास नहीं हो पाएगा। आखिरी में मैं बात करूंगी दो और चीज़ों की।
या 2 और ओडी हस्तक्षेपों की। तो पहला है ग्राहक सेवा प्रशिक्षण। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बोला था कि बहुत सारी जगहों पे पाया जाता है कि ग्राहक जब एक सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय से डील करते हैं तो बहुत ही असंतुष्ट होते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है वहां पर उन्हें कोई सुन ही नहीं रहा है। उनको अपना कार्य कराने के लिए 10 बार उस संगठन में जाना पड़ता है, 10 लोगों से कहना पड़ता है। लेकिन वहीं पर अगर वह निजी क्षेत्र के व्यवसाय में जाते हैं तो उन्हें बहुत ही महत्वता मिलती है। तो देखिए, यहाँ पर एक कमी है जो पाई गई कि कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में हम कस्टमर पे फोकस नहीं करते, हम ग्राहकों पे फोकस नहीं करते। तो जैसा मैंने बोला था कि कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग हमें अपने कर्मचारियों को देनी चाहिए, उनको सिखाना चाहिए कि किस प्रकार से अगर वह अपने ग्राहकों को खुश रखेंगे तो आगे वह चक्र बढ़ता जाएगा और अपने आप सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय भी बहुत ही ज़्यादा प्रगतिशील होते जाएंगे। आखिरी ओडी इंटरवेंशन जिस पे मैं बात करने वाली हूँ वह है क्लाइमेट सर्विस की, यानी कि संगठनात्मक सर्वेक्षण और निदान। कंटिन्यूस बेसिस पर, जैसा कि हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए करते हैं कि कंटिन्यूस बेसिस पर हम सर्वेस करवाते हैं, सर्वेक्षण करवाते हैं कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, उसी हिसाब से हम आगे के ओडी इंटरवेंशंस की प्लानिंग करें। तो छात्रों, ये सारे ओडी इंटरवेंशंस अगर आप अपने सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय की ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे तो सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय भी और ज़्यादा दक्ष और ज़्यादा प्रभावपूर्ण हो पाएंगे। तो चलिए छात्रों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पारिवारिक स्वामित्व व्यवसाय क्या है, यानी कि फैमिली ओन्ड बिजनेस। जब हम फैमिली ओन्ड बिजनेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक परिवार का व्यवसाय पर स्वामित्व होता है, यानी कि ओनरशिप होती है, और साथ ही साथ उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी भी उसकी ही होती है। जब हम पारिवारिक स्वामित्व वाले व्यवसाय की बात करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि परिवार की कई पीढ़ियां व्यवसाय में इन्वॉल्व होती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी आगे व्यवसाय बढ़ता जाता है, लेकिन उसमें जो ओनरशिप रहती है, स्वामित्वता रहती है, वह परिवार के सदस्यों की ही रहती है। हाँ, प्रबंधन के लिए और अलग अलग जगहों पर जहाँ पे ज़रूरत है तो वह कर्मचारी, प्रबंधक, मैनेजर्स रखते हैं, लेकिन अगर हम ओनरशिप की बात करें तो ओनरशिप परिवार के सदस्यों के पास ही रहती है। अब जब हम ओनरशिप की बात कर रहे हैं तो इसमें मुख्य निर्णय लेने की जिम्मेदारी या आप ये कहिए अधिकार भी परिवार के सदस्यों का ही होता है। यह जब हम बात करते हैं पारिवारिक स्वामित्व वाले व्यवसाय की तो यह भिन्नता रखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय से और साथ ही साथ निजी क्षेत्र के व्यवसाय से भी। तो पहले समझते हैं कि क्या भिन्नता है। तो सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं तो कि संचालन किसके पास है, तो पारिवारिक स्वामित्व वाले व्यवसाय में, जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया, कि परिवार के सदस्यों के पास ही स्वामित्व होता है, ओनरशिप होती है। लेकिन वहीं पर जब हम सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय की बात करते हैं तो वहां पर ओनरशिप होती है सरकार द्वारा संचालित होते हैं। और निजी क्षेत्र के व्यवसाय में निजी निवेशक हुए, शेयरधारक हुए, ये सब लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं उसका स्वामित्व या संचालन करते हैं। अब हम बात करेंगे कि निर्णय कैसे लिया जाता है इन तीनों क्षेत्र के व्यवसायों में, या कौन निर्णय लेता है। तो जैसा हमने बताया कि पारिवारिक स्वामित्व में निर्णय लेने की जिम्मेदारी या अधिकार परिवार के लोगों का होता है या परिवार की भावनाओं से ही प्रभावित होता है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय में निर्णय जो लिया जाता है वह सरकार की नीतियों के आधार पर लिया जाता है। और निजी क्षेत्र में निर्णय व्यापारिक लाभ और जो भी आपके शेयर होल्डर्स होते हैं उनके हित में लिया जाता है। अब तीसरी चीज जिस पर हम बात करेंगे कि जो पारिवारिक स्वामित्व वाले व्यवसाय होते हैं वह सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करते हैं। वह चाहते हैं कि उनका व्यवसाय स्थिरता से आगे बढ़ता रहे, लेगेसी पास होती रहे।
तो व्यवसाय की स्थिरता और पीढ़ियों तक इसे सफलतापूर्वक संचालित करना ही इनका एक मुख्य उद्देश्य होता है। लेकिन वहीं पर सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय में लोक कल्याण ही उनका मुख्य उद्देश्य है और निजी क्षेत्र के व्यवसाय में लाभप्रदता, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही उनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये अलग अलग प्रकार के व्यवसाय, उनके अलग उद्देश्य हैं, उनका अलग संचालन होता है। तो अब आगे लेकिन बढ़ते हैं और समझते हैं कि पारिवारिक व्यवसायों के उद्देश्य आखिर हैं क्या। जैसा मैंने सबसे पहला आपको समझाया कि पारिवारिक व्यवसाय, पारिवारिक स्वामित्व वाले व्यवसाय का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है अपनी विरासत को संरक्षित करना, यानी कि अपनी लेगेसी को आगे लेके जाना। उनका मुख्य फोकस यही होता है कि किसी भी प्रकार से वह अपने व्यवसाय को इस प्रकार आगे लेके जाए कि वह बढ़ोतरी तो करे ही, लेकिन साथ ही साथ एक सस्टेनेबल बिजनेस बने, स्थिरता भी आए उसमें और स्थायित्व भी आए, स्टेबिलिटी भी रहे। सिर्फ यही नहीं, वेल्थ क्रिएशन यानी कि धन निर्माण भी उनका एक मुख्य उद्देश्य है और साथ ही साथ सक्सेशन प्लानिंग यानी कि उत्तराधिकारी की प्लानिंग करना, उसका नियोजन करना। देखिए, जब हम बात करें पारिवारिक स्वामित्व की, तो उसमें ओनरशिप, स्वामित्व हर बार परिवार के सदस्यों को ही मिल रहा है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें एक अच्छा सक्सेसर प्लान करना चाहिए, एक अच्छा उत्तराधिकारी प्लान करना चाहिए। तो उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे कि ओडी में क्या इंटरवेंशंस यूज किए जा सकते हैं। तो पहले उद्देश्यों के बाद हम बात करने वाले हैं कि पारिवारिक व्यवसायों में संगठनात्मक विकास यानी कि ओडी की आवश्यकता क्या है। तो जैसा मैंने अभी ही बोला था आपको कि सबसे पहले ओडी की जरूरत पड़ती है एक अच्छा उत्तराधिकारी की प्लानिंग करने के लिए, सक्सेशन प्लानिंग, सक्सेसर की प्लानिंग करने के लिए। उसके लिए मेंटरशिप, कोचिंग प्रोग्राम्स होते हैं ओडी के अंतर्गत, क्योंकि जब हम पारिवारिक स्वामित्व की बात कर रहे हैं तो सक्सेसर परिवार से ही होगा। तो जब परिवार से ही होगा तो हम उसको पहले से ही प्लान करके चलें, जिससे कि नेतृत्व अच्छा हो, एकदम से किसी को लीडरशिप ना मिले। आप देखिए ना, जब एकदम से लीडरशिप मिलती है तो ज़रूरी नहीं है वह उसको अच्छे से निभा पाएं। तो जब उन्हें पता ही है कि इस व्यवसाय को आगे ले जाने वाला इंसान ये है, तो उस सक्सेसर की प्लानिंग हम पहले से ही करके चलें, उसको पहले से ही इतना तैयार कर दें, इतना पूर्ण रूप से तैयार कर दें कि वह व्यवसाय को ऊंचाइयों पर लेकर जाए। साथ ही साथ संगठनात्मक विकास की आवश्यकता होती है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए। जब हम पारिवारिक व्यवसाय की बात करते हैं तो परिवार में भाई बहन और भी बहुत सारे रिश्ते होते हैं और प्रतिस्पर्धा के रहते हुए उनमें आपस में संघर्ष होता है। और पारिवारिक व्यवसायों में ये बहुत ही आम पाया जाता है कि आपस में ही उत्तराधिकारी बनने का संघर्ष होता है। तो ओडी यहाँ पर, जैसा कि हमने ओडी में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में पढ़ा था कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशंस, इस प्रकार के इंटरवेंशंस लाए जा सकते हैं। तो ओडी के द्वारा हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कर पाएं, संघर्षों को कंट्रोल कर पाएं और एक अच्छा सक्सेसर, या ये कहिए कि कहीं ना कहीं संघर्षों को कम करके उस व्यवसाय को आगे बढ़ा पाएं। इसके अलावा अच्छे शासन और व्यवसायीकरण के लिए हमें ओडी की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है ओडी की कि परिवार और व्यवसाय के लक्ष्यों को संरेखित कर सकें। हम पारिवारिक लक्ष्यों को हम व्यवसाय के उद्देश्यों के साथ संरेखित कर पाएं, तो ओडी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही साथ सांस्कृतिक संरक्षण यानी कि कल्चरल प्रिजर्वेशन। जब हम पारिवारिक स्वामित्व वाले व्यवसाय की बात करते हैं तो मैंने लेगेसी की बात करी थी कि आप लेगेसी को आगे लेके जाना चाहते हैं, अपने कल्चर को आगे लेके जाना चाहते हैं, अपनी संस्कृति को खराब नहीं होने देना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति खत्म होती जाए आपके व्यवसाय की। क्यों? क्योंकि
क्योंकि फैमिली ओन्ड बिजनेसेस में उस व्यवसाय की संस्कृति, उसकी एक पहचान होती है। तो इसलिए कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए भी हम ओडी का इस्तेमाल करते हैं। अब समझेंगे हम कि कौन कौन से ओडी के हस्तक्षेप लगाकर आप पारिवारिक व्यवसायों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला जो हस्तक्षेप हम बात करने वाले हैं वह है उत्तराधिकारी योजना और नेतृत्व विकास। तो इसके लिए आप मेंटोरशिप प्रोग्राम, कोचिंग प्रोग्राम लगाइए। आप देखिए, आप पहले से ही आइडेंटिफाई करिए कि इस परिवार में अगर 4 लोग हैं, और 4 लोग ही भावी आगे आने वाले समय में यह कौशल रखते हैं कि वह उत्तराधिकारी बन सकते हैं, तो उन चारों लोगों को अलग अलग मेंटोर दीजिए जो उन्हें तैयार करें, अच्छे से शुरुआत से तैयार करें। तो मेंटोरशिप और कोचिंग प्रोग्राम बहुत ही लाभप्रद होते हैं सक्सेशन प्लानिंग के लिए या फिर नेतृत्व विकास के लिए, यानी कि लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा जब हम ओडी इंटरवेंशन की बात करें तो दूसरा ओडी इंटरवेंशन जो आप लगा सकते हैं वह होता है पारिवारिक व्यवसाय के लिए शासन मॉडल। जब हम पारिवारिक व्यवसाय के लिए शासन मॉडल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो एक दिक्कत आती है वह आती है स्वामित्व में और प्रबंधन में, कि ओनरशिप किसकी है और मैनेजमेंट किसका है। तो देखिए, देखा जाए तो ये दोनों एक अलग अलग चीज़ हैं लेकिन मिली हुई भी है। बहुत सी जगहों पर आप देखेंगे कि सिर्फ ओनर एक ओनर की तरह या स्वामी की तरह कार्य करता है लेकिन वह प्रबंधक नहीं बन पाता, वह एक अच्छा प्रबंधक होता ही नहीं है। तो उसके लिए वह बाहर से लोगों की मदद भी लेता है। तो आपको यह देखना होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ ओनरशिप रोल में हैं या आप एक अच्छे प्रबंधक भी हैं। व्यवसाय वही अच्छा होता है जहां पर जो स्वामी है वह एक अच्छा प्रबंधक भी हो। इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप अलग अलग, जैसे आपने फैमिली काउंसिल बनाए, आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए। फैमिली काउंसिल जो देख रहा है वो सिर्फ परिवार से लिंक होते हुए जो भी निर्णय हैं उनकी बात कर रहा है कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्या पोजीशन दी जाएगी। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यवसाय की बात कर रहे हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स आएंगे, कौन सी पॉलिसीज बनेंगी, कौन सी संरचना होगी संगठन में। तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर दीजिए, जरूरी नहीं आप साथ लेके चलिए। तो ओडी के माध्यम से आप इसमें अलग अलग चीजें लेकर आइए। आप फैमिली काउंसिल्स अलग बनाइए, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग बनाइए, उनके रोल्स को डिफाइन करिए कि किसकी क्या भूमिका है, कौन किस चीज पर ध्यान देगा। एक और ओडी हस्तक्षेप जो मैं इसी में बात करूंगी आपसे, जैसा कि मैं बता रही थी कि पारिवारिक स्वामित्व वाले व्यवसाय में बहुत ही कॉमन देखा जाता है कि आपस में परिवार के सदस्यों में संघर्ष हो रहा है सत्ता को लेकर, पोजीशंस को लेकर। तो ओडी के माध्यम से, जैसा कि हमने टीम इंटरवेंशंस में पढ़ा था, हमने वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग, रोल एनालिसिस की बात करी थी। तो वैसी ही संरचना आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं फैमिली चार्टिंग की। फैमिली चार्टिंग में आप 2 कार्य करिए। सबसे पहले तो कि उस व्यवसाय में कौन कौन से अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य हैं। फिर आप ये देखिए कि कौन कौन से लोग हैं उस परिवार के जो व्यवसाय में संलग्न होंगे। फिर साथ में ही बैठकर, जैसा कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग में, टीम इंटरवेंशंस में किया था, आप साथ में ही बैठकर डिस्कशन करके सबकी भूमिकाओं को लिखिए, फोकल रोल बनाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करिए, जिम्मेदारियों को बांटिए। और फिर यह सब लिखित में होना चाहिए। पहली चीज याद रखिएगा, सिर्फ बातों में नहीं करना है आपको। जैसा कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग में कर रहे थे, हम हर चीज को लिख रहे थे कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किस चीज के लिए कितना जिम्मेदार होगा, कौन किस चीज के लिए कितना अकाउंटेबल होगा, किसकी जवाबदेही रहेगी किस कार्य में। इसको पूरा आराम से बैठकर साथ में डिस्कशन करके बनाइए।
और इस चार्ट को हर परिवार के सदस्य के साथ शेयर करिए, जिससे कि हर एक को अपनी भूमिका का क्लैरिटी हो, जिससे संघर्ष कम होंगे। और सिर्फ यही नहीं, आप थर्ड पार्टी मीडिएशन की भी बात कर सकते हैं। थर्ड पार्टी मीडिएशन में अगर परिवार के लोगों के बीच में संघर्ष है तो किसी ऐसे न्यूट्रल पार्टी को लेकर आइए जो इन संघर्षों को मीडिएट करे। तो संघर्ष समाधान पे ओडी के द्वारा, ओडी के हस्तक्षेपों की मदद से हम कार्य कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे संगठनात्मक संस्कृति संरेखण की, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चरल अलाइनमेंट की। बदलते समय के साथ लोगों के मूल्य भी बदलते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं पारिवारिक स्वामित्व व्यवसाय की, तो वहां पर सबसे मुख्य होता है कि उनकी संस्कृति ना बदली जाए। हाँ, जो नए विचार हैं वो आप लेकर आइए, नई चीज़ों को लाइए, लेकिन जो एक मुख्य उनकी संस्कृति है उसको अलाइन करिए गोल्स से। इसके अलावा रोल क्लैरिफिकेशन, जैसा कि दयाल एंड थॉमस की जो अप्रोच थी, रोल एनालिसिस टेक्निक, वह आप यहाँ पारिवारिक व्यवसाय के लोगों के बीच भी लगा सकते हैं। इस व्यवसाय में भी लोगों की रोल्स को क्लियर करने के लिए, जैसा कि दयाल एंड थॉमस ने फोकल रोल की बात करी थी, तो यहाँ पर भी आप फोकल रोल की बात करिए, जिससे कि लोगों को स्पष्टता हो कि उस भूमिका में रहते हुए उन्हें कौन कौन से कार्य करने हैं। तो रोल क्लैरिफिकेशन लेकर आइए, और इसके लिए आप दयाल एंड थॉमस की रोल एनालिसिस टेक्निक लगा सकते हैं यहाँ पर। यह एक अच्छा ओडी इंटरवेंशन है, जिसमें हाँ थोड़ा सा समय लगता है डिस्कशंस पे, वार्तालाप करने में, समझने में कि क्या क्या रोल्स हैं। सबसे पहले तो आप छोटे छोटे समूहों में लोगों को बांटिए और फिर रोल एनालिसिस की बात करिए, क्योंकि अगर बहुत बड़े समूह में आप रोल एनालिसिस की बात करेंगे तो दिक्कत आएगी। तो छोटे छोटे समूहों में पहले बात कर लोगों को रोल एनालिसिस करने के लिए बिठाइए, जिससे कि वह अपना फोकल रोल तैयार कर पाए। अगला जो है वह है कोचिंग एंड मेंटोरशिप। कोचिंग एंड मेंटोरशिप हम सक्सेसर के लिए तो इस्तेमाल करते ही हैं, उत्तराधिकारी बनाने के लिए तो करते ही हैं, उसके विकास के लिए तो करते ही, साथ ही साथ हम कोचिंग और मेंटोरशिप प्रोग्राम परिवार के बाकी सदस्यों के लिए, बाकी प्रबंधकों के लिए जो गैर पारिवारिक हैं, जो बाहर के हैं, उनको भी हम तैयार करें। क्योंकि देखिए, जब बाहर के लोग आ रहे हैं आपके संगठन में, तो वह भी नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं, अलग सोच लेकर आ रहे हैं, आपके परिवार की सोच से अलग है, आपकी संस्कृति की सोच से अलग है। तो यह भी जानिए कि वो किस प्रकार से आप उसका इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। हाँ, पारिवारिक व्यवसाय में एक चीज़ देखी गई है कि बहुत बार जो बाहर के लोग, जो गैर पारिवारिक लोग होते हैं, उनको ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महत्वता दी जाती है परिवार के लोगों को। तो उन्हें ऐसा लगता है कि वह उनके आगे बढ़ने के अवसर कम हैं। तो जैसा मैंने अभी कुछ मिनट पहले आपको बोला था कि बाहर के लोगों का भी आना संगठन के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वह नई चीज़ें, अलग सोच, अलग संस्कृति लेकर आएंगे, तो यह ज़रूरी है। तो उनकी प्रतिभा का प्रबंधन भी करिए आप, टैलेंट मैनेजमेंट करिए, उनका भी मनोबल बढ़ाइए कि उनको भी कंपनी में, उनको भी संगठन में कहीं ना कहीं करियर प्लानिंग दिखाइए कि उनका करियर भी कैसे आगे बढ़ सकता है। सिर्फ परिवार के लोगों को ही महत्वता नहीं दी जाती, हम बाकियों को भी, गैर पारिवारिक लोगों को भी महत्वता देते हैं, लेकिन यह तभी दिख पाएगा उनको जब आप उनके लिए एक करियर प्लान बनाएंगे और उस करियर प्लान में उनको आगे भी बढ़वाएंगे, उनको चुनौतीपूर्ण कार्य देंगे, उनको अवसर प्रदान करेंगे कि वह भी आगे बढ़ सके, वह भी उतनी ही इन्वॉल्वमेंट से कार्य करें जिस इन्वॉल्वमेंट से परिवार के लोग करते हैं। तो उनके लिए भी आप उनको पुरस्कृत करिए। ऐसा नहीं कि वह कार्य कर रहे हैं तो बस आप उनसे कार्य करवा रहे हैं, तो उनको पुरस्कृत करिए अगर आपको उनका मनोबल भी बढ़ाना है। और साथ ही साथ चेंज मैनेजमेंट की प्रक्रियाओं पे ध्यान दीजिए, मॉडल्स की बात करिए, समझिए कि कहाँ पे क्या दिक्कतें हैं, कहाँ पे प्रतिरोध है तो क्यों है, किन वजहों से है,
इसको अच्छे से डायग्नोस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो छात्रों, मैं समझती हूं कि आपको इस व्याख्यान में यह समझ आया कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो व्यवसाय होते हैं वह क्या होते हैं, साथ ही साथ उनके मुख्य उद्देश्य क्या हैं, वे किस प्रकार निजी क्षेत्र के व्यवसाय से भिन्न हैं और क्यों जरूरत पड़ती है हमें कि हम संगठनात्मक विकास के हस्तक्षेपों को सार्वजनिक क्षेत्र व्यवसाय में लेकर आए जिससे उनका विकास हो सके। और सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय ही नहीं, अगर हम पारिवारिक व्यवसाय की भी बात करें, फैमिली ओन्ड बिजनेस सेटिंग की भी बात करें, तो वहां पर भी बहुत सारी जगहों पर आप रोल एनालिसिस टेक्निक, आप फैमिली चार्टिंग, आप मेंटोरशिप, कोचिंग प्रोग्राम्स, आप चेंज मैनेजमेंट, चेंज मॉडल्स, लेवेंस चेंज मॉडल या कोई भी चेंज मॉडल के द्वारा आप अच्छा विकास और अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो छात्रों, मैं समझती हूँ कि आपको आज का सत्र समझ आया होगा, जिस पर हमने दोनों ही यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय और पारिवारिक स्वायत्तता वाले व्यवसाय की बात करी है। धन्यवाद।